बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में सारी अपडेट्स मैंने ली हैं और जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं वो जो उनका खुलासा है मैं आप तक पहुँचाता हूँ क्विकली। और कुछ खबरें बहुत बड़ी हैं, कुछ नॉर्मल खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा मुकम्मल किया चाइना में और वो वापस रवाना हो गए। जो एक तवक्को की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की जानिब से कि कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को चंद घंटों के लिए या 2 घंटों के लिए भी अगर नूर खान एयरबेस पे लैंड करवाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सरजमीन पर उतर कर वो वापस चले जाएं, तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी कोई सबज झंडी नहीं दिखाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। तो बहुत सारे टाउटों ने दावे भी किए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश भी की थी, लेकिन फ़िलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ों पे ही रखा हुआ है। वो अपना काम निकाल रहा है फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से, और वो अपने जूते भी पॉलिश करवा रहा है, अपना काम भी निकलवा रहा है और उसके बदले में पाकिस्तान को मिल भी कुछ नहीं रहा। ना हमें कोई अवामी सतह पर रिलीफ मिला, ना पाकिस्तानियों की इकॉनमी बेहतर हुई, ना इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई बड़ा फ़ायदा हुआ। इंडिया ने पानी रोका हुआ है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला इसमें। लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को अपनी डिक्टेटरशिप मजबूत करने का मौका मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब वापस चले गए। अमेरिका को क्या मिला चीन के दौरे में? देखिए, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें हुई नहीं। आपको मैं दावा करूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बहुत कामयाब था तो नहीं, ये एक एवरेज दौरा था जो इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग चाहते थे चीन के दौरे में भी उन्हें नहीं मिली। और चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त जो सदर चीन में आया ये बहुत कमज़ोर है। यानी इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे तो वो एक मजबूत सदर के तौर पे गए थे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हैसियत वहाँ पे है नहीं अमेरिका में, और चाइनीज़ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ास तौर पे जो एक प्रेस टॉक की, उसमें जो सवालात के जवाब दिए, वहाँ से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दौरा किया एक बहुत ताकतवर मुल्क का। डोनाल्ड ट्रंप का जो सुलझा हुआ एटीट्यूड है ये ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। बड़े अच्छे बच्चों की तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, तारीफ़ें करते हुए और ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम उठा के रखी और वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं की जिन हरकतों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है वो मशहूर हैं दुनिया में। वो ज़बरदस्ती जपियाँ भी डाल लेते हैं, हाथ भी दबा लेते हैं, खींचते भी हैं लोगों को और अजीबोगरीब किस्म के जुमले भी बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े तहम्मुल वाले, बड़े सुलझे हुए आदमी के तौर पे दिखाई दिए चीन के दौरे के दौरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की तमीज़ का मुजाहरा किया जैसी तमीज़ का मुजाहरा अमरीकी हुक्मरान जब चीन पहुंचे तो उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह वहाँ मुजाहरा किया। जंगबंदी नागुज़ीर है, चाइना ने यह कहा और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और साथ में ये भी ईरान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया चाइना ने। यानी जो एटमी सलाहियत ईरान का होना है इसके ऊपर अमेरिका का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो ईरान को एटमी सलाहियत नहीं बनने देंगे। लेकिन चीन ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ताइवान के हवाले से अमेरिका बड़ा खुलकर हमेशा ताइवान की सपोर्ट करता रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की, उस हवाले से भी कोई ख़ास बात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा जो है वो एक बाग की सैर करवाई गई डोनाल्ड ट्रंप को, बतखों वाली टेबल के ऊपर जो है वो खाना खिलाया गया। तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, खिलाया पिलाया अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगा होगा ये दौरा, मूड के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अमेरिका ने कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हासिल नहीं किया। ट्रंप से जब ताइवान के हवाले से सवाल किया गया तो ट्रंप ने उस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोल मोल करते रहे। बल्कि ट्रंप ने ये कहा कि सदर शी ने भी मेरे से पूछा, तो ट्रंप ने इस पर बात नहीं की और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं बात नहीं करता और मैं सोचता नहीं ना। फिर एक और जो सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से वो ये था कि चीनी सदर क्या डिक्टेटर है? अमेरिका में ये कहा जाता है, बार बार इस पर प्रोपेगेंडा भी होता है कि चाइना के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है और एक डिक्टेटर वहाँ पे हुकूमत करता है। तो जब ये सवाल चीन की सरजमीन पे अमरीकी सदर से हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, वो यहाँ हुक्मरानी करते हैं, वो यहाँ के हुक्मरान हैं, बहुत ज़हीन और बहुत खूबसूरत इंसान है और मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो चीन से काफ़ी मरऊब नज़र आए डोनाल्ड ट्रंप और वो दिखाई दे रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत भी की डोनाल्ड ट्रंप ने। वहाँ पे चाइनीज़ सदर जब उठकर खिताब के लिए गए तो उनके जो नोट्स पड़े हुए थे टेबल के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खोल के देखना शुरू कर दिया। ये बड़ी एक अनएथिकल सी चीज़ है और कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यूरी थी और क्यूरियोसिटी थी उनको कि मैं देखूं कि सदर शी की राइटिंग कैसी है, या उन्होंने ड्राइंग की है या क्या किया है। क्योंकि जब आपके सामने एक कागज़ और पेन पड़ा हुआ हो ना तो आप कुछ ना कुछ उस पर लिख देते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप एक्चुअली उस वक्त आपका दिमाग किधर था। सो सदर शी ने
वहाँ पे जो भी लिखा या बनाया वो लाजमी बात है वो उनकी अपनी ज़ुबान में ही होगा, इंग्लिश में तो वो लोग नहीं करते काम, वो तो तर्जुमान भी अपने साथ रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खोल के देखना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में ये वायरल हो रहा है कि सफारती अदाब के खिलाफ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, आप उससे कोई भी तवक्को कर सकते हैं। सऊदी अरब में ना जो क्राउन प्रिंस है या जो बादशाह है उसको आप टच नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, फौरी तौर पे उनकी फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे तकरीर करते हुए एक दिन जा रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान को जानबूझ के उनके कंधे के ऊपर टच करके ऐसे हाथ मार के वो गए और मुस्कुराते हुए ना कि देखो मैंने सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर उनके क्राउन प्रिंस को टच किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे पंगे लेने का शौक है और वो लेते रहते हैं। अब प्यूटन जा रहे हैं जनाब चीन के दौरे के ऊपर। चीन का और रूस का एक बड़ा ज़बरदस्त इल्हाक है। रशिया एक बड़ी जो है वो दुनिया की ताकत है, उसके बाद वसाइल भी बहुत ज़्यादा है और मिलिट्री के एतबार से वो एक ताकतवर मुल्क है। इकॉनमी के एतबार से रशिया जो है उसकी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये हम सब जानते हैं। और चीन के साथ उसका एक बड़ा ज़बरदस्त अलाइंस भी है। अब फौरी तौर पे प्यूटन का दौरा है अगले हफ्ते चीन का, वो दौरा भी बहुत अहम होगा और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हासिल करने आए थे चीन में, अगर वो उन्हें नहीं मिलता और चाइना कोई रोल प्ले नहीं करता ज़ोर ज़बरदस्ती या ताकत के बलबूते पे या अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, तो जो आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में दोबारा से कशीदगी पैदा हो सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है और फिर चीन अपना रोल शायद प्ले कर दे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां जिनको दावा किया जाता है मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से, उनके ऊपर फिर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और वो यूएई के हवाले से ख़ास तौर पे है। पाकिस्तान के और यूएई के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मबनी है, लेकिन यूएई बहुत तेज़ी से इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर हुआ है। जितने भी इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो सारे वहाँ पे मार्केटिंग का काम करते हैं यूएई में, बल्कि उनके ब्रांड एम्बेसडर भी इंडिया के एक्टर्स हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट हो रही हैं वो इंडिया से आ रही हैं और पाकिस्तानी अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वो इंडियन एक्टर्स के साथ और इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो भारतीय कम्युनिटी ने वहाँ पे बहुत बड़ी जगह बना ली है दुबई में, वो पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ पे सिर्फ मजदूरी करने के लिए और ड्राइविंग करने के लिए गए हैं। ज़्यादा बड़ी तादाद में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस उनसे बहुत बड़ी तादाद में हैं जो कारोबार करते हैं यूएई में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में। तो ये उनकी कुर्बत इंडिया के साथ बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में वहाँ से डिपोर्ट हुए। अभी कौमी असम्बली में ये बात मरवत साहब ने उठाई, उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने हज़ार लोग तो उनके अपने इलाके से जो है वो निकाल दिए गए हैं। और फिर उन्होंने कहा ये ख़ास मसलक के लोगों को, अहले तिशी के बारे में कहा जाता है कि उनको यूएई से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है और बहुत सख्ती की जा रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को छुपा रही है और इस बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के साथ किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं किया अभी तक। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान में पहुंचे हैं और बहुत सारे लोगों को तो ये कहकर भेजा गया कि आप छुट्टी करें 3 महीने या 6 महीने, ये हालात बदलेंगे तो हम फिर हमको बुलाएंगे, हम फिर फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या करना है। तो हमारे ताल्लुकात तो यहाँ पे हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फ़िज़ा में वसूल किया और हवाई प्रोटोकॉल देते हुए उनको लेकर गए यूएई में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को लैंड करवाया गया। टॉप क्लास का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल था। वहाँ पे उन्हें सरांकों पे बिठाया गया। हमारे हुक्मरान जो हैं वो वहाँ पे एयरपोर्टों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं दुबई में, जबकि नरेंद्र मोदी को काफ़ी प्रोटोकॉल मिला। हमें तो वैसे सऊदी अरब में भी नहीं मिलता था प्रोटोकॉल। ये जब हमारी फ़ौज, हमने डॉलर उनसे लिए, उसके बदले में हमने वहाँ पे फ़ौज भेजी, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान को कुछ प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में। अब अपनी इज्जत आप करवाएंगे तो आपकी इज्जत होगी, जब आप पैसे ही मांगते रहेंगे हर वक्त तो आपकी इज्जत कौन करेगा। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को यूएई से पैसा नहीं चाहिए, उनको तिजारत और कारोबार चाहिए। वो अगर यूएई को फ़ायदा दे रहे हैं तो उसके बदले में फ़ायदा ले रहे हैं। तो इंडिया यूएई के बहुत करीब आ गया और पाकिस्तान यूएई से एक बरादर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दूर हो गया। फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है नरेंद्र मोदी को यूएई में और कोई दिफाई मुआहदे भी हैं। उनकी बात गश्त है कि इंडिया और यूएई कोई दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने आयरन डूम की फैसिलिटी यूएई में लगाई है। इसराइल ने बहुत मदद की यूएई की। ये जो ईरान के साथ जंग हुई 40 दिनों की, उसमें और उसके बाद भी अभी तक वो मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात का दावा किया, गो कि यूएई के लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने यूएई का दौरा भी किया है, जंग के दौरान किया है, ये दावा किया गया। अब इसराइल, इंडिया और अमारात, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुसल्लस बन गई है इस खित्ते में। तो पाकिस्तान के लिए ये सोचने की बात है। देखें ना, अब अफ़गानिस्तान के ऊपर हम फ़ौरन अटैक कर देते हैं जैसे ही उनके लोग मिलते हैं नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमें डॉलर नहीं देता। अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ हमारे हुक्मरानों के घर नहीं है, वहाँ पे हमारे वहाँ पे कारोबार नहीं है, हमारे बच्चे और फैमिलीज़ वहाँ पे नहीं रहते।
اور افغانستان کو بہت امیر ملک نہیں ہے، تو اس لیے افغانستان پہ ہم فوراً چڑھائی کر دیتے ہیں کہ تم نے انڈین سے ملاقات کیوں کی۔ لیکن اب نریندر مودی کو یو اے ای بے شمار پروٹوکول دے رہا ہے تو اس کے اوپر خاموشی ہے، بالکل کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ تو پاکستان کو نا اس پہ ایک پوزیشن لینی پڑے گی اور یو اے ای کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے شہریوں نے یو اے ای کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، یہاں تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں گلا دی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یکمشت یہ فیصلہ کریں اور لوگوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیں۔ ہمارا وہاں پہ حق ہے، ہمارے شہریوں نے یہ جتنا کچھ آج یو اے ای کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس میں جتنا انڈینز کا ہاتھ ہے اس سے زیادہ پاکستانیوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستانیوں نے بہت کام کیا گلف ممالک کی تعمیر و ترقی میں، ہم نے اپنی لیبر بھیجی، اپنے محنتی لوگ بھیجے اور سستی لیبر نے وہاں پہ جا کر بہترین کام کیا اور یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور اب جب یہ ملک بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو وہاں سے اگر پاکستانیوں کو بے دخل کیا جائے تو پاکستان کی حکومت کی ایک ناکامی ہے اور یہ ایک خارجی تعلقات میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس معاملے کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو ناظرین ایک اور خبر ہے، نواز شریف نے اپنے وزراء کو بلایا، یعنی وزراء تو شہباز شریف کے ہیں، کابینہ شہباز شریف کی ہے، لیکن نواز شریف نے وزیروں کو بلا لیا، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے۔ خبریں مارکیٹ میں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ دیکھیں نواز شریف کا بجٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بجٹ سے شہباز شریف کا بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بجٹ آئی ایم ایف نے بنانا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کی اپروول دینی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ بجٹ ہمیں منظور ہے، آپ اس کو پاس کر دیں، اور پھر اسمبلی نے اس کو پاس کر دینا۔ نواز شریف کو بجٹ کی الف بے کا بھی نہیں پتا، انہوں نے بجٹ میں کچھ نہیں کرنا۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا، یہ 28ویں آئینی ترمیم ایک آ رہی ہے اور 28ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ کرنے جا رہی ہے کہ سیاستدانوں کے ہمیشہ کے لیے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹ جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب ان چیزوں پہ ڈسکشن کے لیے اپنی پارٹی کو بلا رہے ہیں کہ عوام کے اندر تو ہماری مقبولیت ہے نہیں، پبلک میں ہم جا نہیں سکتے، اور اگر یہ ترمیم بھی ہم نے کر دی تو اس کے بعد ہمارے پلے کیا بچے گا۔ یہ سوچ سیاستدانوں کے اندر آتی تو ہوگی، لیکن کیونکہ جوتے اتنے انہوں نے پالش کیے ہیں اب ان کے پاس اس کے علاوہ رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو ایک مرتبہ پھر میدان میں اتارا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے قتل کیا تو ذمہ داری ریاست کی ہوگی اور تم پھنس چکے ہو بہت بری طرح، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا، اور ریاست بھی محصور ہو چکی ہے، لوگوں کو بھی پھنسا دیا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب آپ اس کا حصہ تھے، آپ نے جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید اور جنرل ندیم انجم کے کہنے پر آپ نے باقاعدہ سربراہی کر کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر لوٹے بنانے کے بعد اپنے لٹھ بردار بندوں کو اسلام آباد کے ہاؤسز کے اوپر چڑھا کر آپ نے یہ رجیم چینج آپریشن مکمل کروایا تھا۔ اب بھگتیے، آپ کو انہوں نے کچھ نہیں دیا تو آپ آج کل ناراض ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، ناراضگی کیا ہے، بس تھوڑا بہت کچھ فضل الرحمان صاحب کو مفاد مل جائے گا تو اس کے بعد وہ چپ ہو جائیں گے، اگر زیادہ رولا ڈالیں گے تو انہیں خیبر پختونخوا میں گورنرشپ مل جائے گی، بلوچستان میں کچھ اور مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کو زیادہ کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ بلوچستان کا میں نے تذکرہ کیا تو ایک بہت افسوسناک خبر بلوچستان سے آئی ہوئی ہے۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور نام ہے ان کا ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، ان کے ساتھ پرو وائس چانسلر ہیں جن کا نام ہے سید منظور احمد۔ یہ دونوں احباب دیگر لوگوں کے ساتھ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں نا اب یہ ایک نارمل چیز بنتی جا رہی ہے، لوگ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اس میں سیکیورٹی فورسز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ریاست کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے، سب سے پہلے عدلیہ کو آگے بڑھ کے اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ جبری طور پہ گمشدگیاں وہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی، الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ویسے جو حکومت اس وقت پاکستان میں ہے اس نے تو نقصان ہی کیا ہے۔ یہ ایک ڈیٹا جاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ فیکٹس ہیں، میں نے ان کو چیک بھی کیا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں فروری 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی اور اس وقت تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو فروری 2022 کے اختتام تک جو یونٹ تھا بجلی کا وہ 15.56 روپے ایوریج غریب آدمی کا یونٹ تھا۔ آج وہی غریب آدمی کا جو یونٹ ہے ایوریج، ابھی سبسڈیز بھی ختم کی جائیں گی، بجلی کی قیمت مزید بڑھائی جائے گی، وہ اس وقت جو اس کی پرائس آ رہی ہے وہ 36.84 روپے آ رہی ہے۔ یعنی یہ ایک عام اور غریب آدمی کے ساتھ جس کو تھوڑی بہت سبسڈی بھی ہے اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا پاکستان میں، اور لگاتار پاکستان کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے۔ آج رات کو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ بھارت میں 4 سال سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، پاکستان میں 150 روپے سے پیٹرول بڑھتے بڑھتے 400 روپے تک پہنچ گیا ان 4 سالوں میں۔ یعنی پاکستان میں جو اضافہ ہوا وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ 130-140% تک ہو گیا، بلکہ اگر آج رات کو دوبارہ اضافہ ہو جاتا ہے نا تو پاکستان میں اضافہ 200% تک ہو جائے گا۔ 200%۔ پچھلے 4 سال میں آج انڈیا کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ 3% سے بھی کم ہے، 3%۔
3% से भी कम इंडिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। लोगों ने वक्त डाल दिया है हुकूमत को, लोग तनकीद कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। ये है इंडिया के अंदर अवाम की और हुकूमत की सूरत हाल, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत अवाम के वोटों से आती है तो उन्हें डर लगता है अवाम से, और अवाम को ये कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे से वोट लेकर आते हैं, तो अवाम उनको फिर बताती भी है जब वो अवाम की मंशा के खिलाफ कोई फैसला करते हैं। तो नाजरीन, अब ये सूरत हाल है। इस वक्त भारत में 4 साल के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ, जो 3% से भी कम बनता है, तो उसके ऊपर इंडिया में शोर मच गया, जबकि पाकिस्तान में जितना मर्जी इजाफा कर लें कुछ नहीं होता। एक और खबर है नाजरीन, खबर यह है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और सबकी तवज्जो ये है कि वोट इकट्ठे किए जाए। हुकूमत अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैदी नंबर 804 को वोट डालना चाहते हैं। कराक्रम हाईवे बंद है, लोअर कोहिस्तान, दासू और चलास के मकामात पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है। हुक्मरान जो हैं ये फ्लाइट्स के अंदर जाते हैं और जाकर वहां पे अपनी कंपेन करते हैं, लेकिन जो रस्ते बंद हैं, बाबू सर टॉप भी बंद है अभी तक, वो 20 जून को जाके खुलता है, तो उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान से इनको वोट जरूर चाहिए, लेकिन उनकी आवाम का इनको एहसास नहीं है। लैंडस्लाइडिंग से रस्ते बंद हैं, 1-2 मशीनें खड़ी हैं और वो काम ही नहीं कर पा रही, ये हालात हैं। तो तवज्जो इनकी सारी की सारी वोटों पे और हुकूमत बनाने पे। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत किसी ऐसी जमात की हो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे। वो हर हाल में वहां अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम में एक बात यह भी सामने आ रही है कि वोटरों की उम्र में इजाफा किया जाएगा। तो इन्हें लगता है कि ये 25 साल तक की उम्र में अगर वोटर वोट डालेगा तो शायद इमरान खान के वोट कम हो जाएंगे। तो ऐसा होना नहीं है, लोगों ने मजीद जिद में आके वोट डालने, और जो 25 साल से छोटी उम्र के होंगे ना, वो अपने घर के हर बंदे को पहुंचाएंगे फिर पोलिंग स्टेशन पे निकल के वोट डालो। तो ये उल्टा इनके गले में पड़ जाएगा अगर इन्होंने मजीद कम की वोटर्स की तादाद और उनकी उम्र में इन्होंने इजाफा किया। तो नाज़रीन, 11 नई शराइत दी हैं IMF ने, और उन सब पे पाकिस्तान को अब अमल करना पड़ेगा मौजूदा जो बजट है उसके अंदर। तो पाकिस्तानियों के ऊपर एक बड़ा बोझ आने वाला है। 2 और खबरें हैं छोटी छोटी, मैं आपको दोनों बता देता हूं। एक तो ये है कि स्टेट मिनिस्टर फॉर दाखिला तलाल चौधरी का एक स्टेटमेंट आया, और उसमें उन्होंने कहा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर आपने स्टेटमेंट रखना है, जब मौका आएगा ना तो हम इसको दोबारा निकालेंगे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बिनाई 6/6 है, और ये स्टेटमेंट उनका अब रिकॉर्ड पे आ गया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख के अंदर कोई खराबी नहीं है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक है, जो इलाज चाहिए वो हम कर रहे हैं। ये वजीर दाखिला स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है। अब अगर कुछ होगा तो जिम्मेदारी PMLN के कंधों पे, मौजूदा हुकूमत पे और उनकी कैबिनेट पे आएगी। आखिरी खबर नाज़रीन, अब ये खबर मैं अपने मुंह से पढ़ूंगा ना तो वो बुरा लगेगा। ये एक लेफ्टिनेंट साद बिन असद हैं, रिटायर्ड, ये DC कोयटा हुआ करते थे साबिक। इनके हवाले से आदिल बज़ई साहब ने एक बात की है, जो मेंबर कौमी असेंबली, जरा उनके मुंह से ये आप सुन लें वो क्या बता रहे हैं। कि आपने DC कोयटा पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने आपसे राब्ता किया और कहा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिले। जब आपने इनकार किया तो इस पे उन्होंने आपका प्लाजा वगैरह गिरा? नहीं, वो कह रहे थे कि मैंने जो आपका प्लाजा गिराया है वो आप डिजर्व करते हो कि मैंने आपका जो प्लाजा गिराया है, ये उसके बाद नहीं गिराया था, फिर पहले गिराया हुआ था। उन्होंने कहा था कि आपने डिजर्व करते हैं जो मैंने आपका प्लाजा गिराया, और मैं तुम्हें देख लूंगा। किस सिलसिले में मिलने के लिए? वो आपसे, आपकी फैन है और आपसे इंटरव्यू करना चाहती है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और असेंबली में लोग आते हैं, वो सारे हमसे इंटरव्यू भी करते हैं, और आपको पता है, तो वहां पे अगर हो सकता है तो ठीक है, मगर मैं इस तरह मैं किसी से अकेले में नहीं मिल सकता। ये सुना नाज़रीन आपने, हमने इनको भर्ती किया कौम की खिदमत के लिए, हम इनको तनख्वाह देते हैं कौम की खिदमत के लिए, और इन्होंने कंजर खाने खोले हुए हैं। ये हालात है पाकिस्तान के। वो मुझे ISI वाला आके कहता है हम 2 लड़कियां लेके आए, उसके साथ वीडियो बना लो, मुझे वो बात ही नहीं भूलती। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने कहा यार ये कैसा मुल्क है, ये मुल्क है, क्या बना दिया इन्होंने मुल्क को। बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है। खुदा का वास्ता अपने गिरबान में झांकें। आप लोगों को यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहनाए गए, आप लोगों को ये ओहदे इसलिए नहीं दिए गए, कौम अपना पेट काट के आपको तनख्वाहें इसलिए नहीं देती कि आप ये कंजर खाने खोलें पाकिस्तान में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।